प्यारे साथियों, पीटी का सिलेबस वाली तैयारी करवाई जा रही है प्यारे साथियों। और आपको बता दूं, इसके कई सब्जेक्ट पहले 1 शॉट वीडियो के माध्यम से एक शॉट में एक वीडियो पूरा एक सब्जेक्ट क्लियर कराया जाता है। इसमें आपको बता दूं क्या क्या हो चुका है। पूरा इतिहास कंप्लीट हो चुका है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो चुका है एक वीडियो में। और आपको बता दूं, पूरा भूगोल है, पूरी ज्योग्राफी एक वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। जितने भी सिलेबस के अनुसार आप देख भी लेंगे, पूरा चाहे सिलेबस, ये पूरा सिलेबस आपके सामने खुला हुआ है। अभी मैं इसको मिनिमाइज करता तो आप इसका स्क्रीन पूरा सामान्य विज्ञान अभी नहीं कंप्लीट है। इसमें से आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था। और उसके बाद जो है मैं एक एक करके सभी को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। तो इसके लिए प्यारे साथियों, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जो है जूम इन कर दे रहा हूँ, देखिए, और उसको आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। इस सिलेबस के अनुसार सबसे पहला टॉपिक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की बात की गई है। अब चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में आप बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पश्चात, चलिए इसको जूम कर लेता हूँ। 1947 में ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियोजन समिति गठित की गई थी। नियोजन समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई तो आप बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब? 1947 में। बाद में इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 पे जो है, नियोजन समिति के सिफारिश पर ही जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठित किया गया, जो क्या थी, गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री संगठन था। इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। इसका ये मतलब है, ये परामर्शदात्री संस्था थी, निकाय थी। चलते हैं, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1914 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को समाप्त कब किया गया तो 15 अगस्त 1914 को। और वहाँ पर कहा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे तो आप बताओगे, गुलजारी नंदा। ये दो फैक्ट आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है, उसके बाद 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने तथा उसे निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। चलते हैं, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण तथा तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा कौन? नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में विभिन्न चीज़ें जानकारी पहले अब इधर देख लेते हैं। नीति आयोग का संगठन कैसे कैसे हुआ था ये जान लेते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो पहले भी प्रधानमंत्री होता था, आज भी प्रधानमंत्री ही होता है। चलते हैं, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से होते हैं तो बताओ, मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष पहले थे। और कौन नियुक्त किया था तो आप बताओगे, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए थे। पूर्णकालिक सदस्य इसमें आप देख सकते हैं, डॉक्टर BK सारस्वत पूर्व में और डॉक्टर BK पाल हैं। पदेन सदस्य कौन तो बताओगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब पदेन सदस्य थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिकांत कांत यानी CEO जिसे कह सकते हैं, अमिताभ कांत। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन से तो में ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत पूछा नहीं जाएगा इसमें। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं सभी पंचवर्षीय योजना आयोग के बारे में विशेष जानकारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ये किस मॉडल पर आधारित था तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। ये पहली बार इसमें किस पे जोर दिया गया तो आप बताओ, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आपको याद करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी तो ये कब से तो 56 से 61 तक की गई थी। इसमें जो है औद्योगिक विकास पर ध्यान, यानी कि उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया, रोजगार वृद्धि। ये किस पर आधारित पर तो PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। कौन तो आप बताओगे, द्वितीय पंचवर्षीय। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी तो आप बताओगे,
यह योजना स्पष्ट रूप से किसी ही एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि महानवोदित द्वारा द्वितीय मॉडल था प्रोफेसर सुब्रमण्यम के चक्रवर्ती। और वैसे सामान्यतः इसको चक्रवर्ती मॉडल भी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों का मिश्रित मॉडल था। चलते हैं, आप इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा तीव्र तमाम चीज़ें बात की, लेकिन ये असफल योजना साबित हुई, क्योंकि उस समय सूखा भी पड़ गया और भी कई इसके कारण हो गए। योजना अवकाश कब से कब तक चला? तो 66 से 69 तक कोई भी योजनाएं बनी नहीं, उसे रोलिंग प्लान के रूप में जाना गया। तो कब योजना अवकाश हुआ? तो 66 से 69 आपको याद करके रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में आप देख रहे हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब? तो 69 से 31/1974 तक। और इसमें यह मूलतः यशस मन्ने अप्रो अशोक रुद्र द्वारा विकसित सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित था। ये गॉडगल रणनीति पर आधारित था। ये कह सकते हैं इसके गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। कौन सा? चतुर्थ पंचवर्षीय गाडगिल परियोजना पर आधारित था। चलते हैं, अब पांचवी पंचवर्षीय के बारे में बात करते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए, इसमें 74 से देखिए 80 तक चलना था, लेकिन एक वर्ष पूर्व। कौन सा ऐसी पंचवर्षीय योजना जो एक वर्ष पूर्व ही खत्म कर दी गई थी? तो आप बताओगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो चलते हैं, इस योजना का मॉडल टेक्निकल नोट ऑन द फिफ्थ प्लान दस्तावेज पर आधारित था। 66 क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल पर था। ये कह सकते हैं आगत निर्गत मॉडल कौन सा? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित कौन था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। छठवीं पंचवर्षीय योजना विकास दर की वृद्धि किस पर? ये किस पर? तो हेराल्ड डोबर मॉडल तथा महानवोदित मॉडल के प्रथम 2 योजनाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते बनाया गया था। अब याद करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। इसमें काम, भोजन एवं उत्पादकता पर ध्यान दिया गया था। दीर्घकालिक विकास विधि तथा उदारीकरण मॉडल पर आधारित था। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चला था। आठवीं पंचवर्षीय कोई आधारित मॉडल नहीं था, बल्कि जो है कई योजनाओं पर वो था। देखिए इसमें देखिए विश्व योजना विश्व अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित अनुभवों के द्वारा तैयार किया गया था। कोई विशेष मॉडल नहीं था इसमें, वो इसे कहा जाता है इसमें। इसे डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है, लेकिन कोई स्पेशल मॉडल नहीं कह सकते, लेकिन तभी इन्होंने तैयार किया था, इसलिए डब्ल्यू मिलर मॉडल कहा जाता है इसे। नवीं पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं, ये भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। फिर आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना किसमें? तो ये अधिक व्यापक आगत प्रणाली पर था। चलते हैं, अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो 7 से 12 तक चली थी। ये योजना आयोग की दृष्टिकोण पत्र इसमें शामिल किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 तक, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना यही थी। तीव्र अधिक समावेशी सतत विकास करना इसका उद्देश्य था। योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र ये भी शामिल था। और 17वीं के बाद उसके बाद नीति आयोग आ गया। अब बात कर लेते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली के रूप में अपनाया गया। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं, नहीं आपको बहुत छोटा दिखेगा। रूसी का नेता का नाम जिसने पहली बार पंचवर्षीय योजना को दृष्टिकोण लागू किया, तो जोसेफ स्टालिन ने जो है पहली बार पंचवर्षीय योजना का लागू किया था। चलते हैं, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 12वीं या अंतिम पंचवर्षीय योजना इसी को कहते हैं। तेज, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास करने की बात की गई थी, लेकिन बीच में इसको रोक दिया गया और उसके बाद नीति आयोग को ला दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत को सतत विकास के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए नोडल संस्था? तो अब क्या है? नीति आयोग। पहले क्या हुआ करता? योजना आयोग हुआ करता था। चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से 5 वर्षीय योजनाओं को किसका मुख्य ध्येय जो है संपोषणीय वृद्धि था? तो बताओगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का संपोषणीय वृद्धि किसका उद्देश्य था? तो बताओगे 12वीं अनवरत योजना का कब लाया गया? तो 78 से 79 के बीच जो है अनवरत योजना बनाई गई, क्योंकि ये 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी। चलते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की थी? तो 1 अप्रैल 1997 से। पूरा आपने देख लिया है पूरा, वही आपको इसमें क्वेश्चन फॉर्म के रूप। अप्रैल 1992 से 1997 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। पीसी महानवोदित देखिए द्वितीय जो था पंचवर्षीय योजना पीसी महान, और प्रथम कौन था? तो हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब? 1969 से 74 तक चला था। गरीबी उन्मूलन का नारा किसमें? पांचवी पंचवर्षीय या पंचम पंचवर्षीय योजना में लाया गया। तो भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संचयी वार्षिक वृद्धि दर की अधिकतम थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना
का मुख्य सफलता का कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता था। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? तो 2007 से 12 तक थी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। योजना अवकाश कब चली? तो 66 से 69 तक 3 साल तक योजना अवकाश चला था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पैसे तो बने रहें, आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा इसका मिलने वाला है। क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत में किस प्रधानमंत्री ने किया? तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म कर दिया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो प्रधानमंत्री। संविधान यानी गैर संवैधानिक संस्था कौन थी? आप बताओगे योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे? भारत में मुख्य विकास योजनाओं का अनुमोदन या मूल्यांकन करने का उद्देश्य है। इसमें मुख्यमंत्री इसके अथवा राज्यों के जो है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, प्रशासक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, देखिए दोनों को याद करके रखना, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निवेश के स्वरूप जो है किसने? पीसी महानिवेश पर आधारित थी। योजना काल के सर्वाधिक समृद्धि दर किसमें रही? सर्वाधिक समृद्धि दर किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। पिछड़े देशों में रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बताओ कि जी मेडल या गोनार्ड मेडल मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना की कृषि के ऋणात्मक विकास दर तीसरी में जो है कृषि, क्योंकि इस समय सूखा भी पड़ गया, युद्ध भी हुआ, इस कारण से जो है नकारात्मक प्रभाव मिले थे इसमें। चलते हैं। आरडीआरपी के लिए अंतर्गत रणनीति संपूर्ण परिवार का अंगीकरण था, सबको शामिल करना था 7वीं पंचवर्षीय। 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष पेश किया गया? तो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा पेश किया गया था। अनवरत योजना कब लाई गई थी? अनवरत योजना जो है 78 से 79 में अनवरत योजना लाई गई थी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जबकि बोकारो जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट लगा था। देखिए दुर्गापुर किसके द्वारा? तो आप बताओगे ब्रिटेन के द्वारा, भिलाई जो है रूस के द्वारा, और राउरकेला जो है जर्मनी के द्वारा सहयोग से लगाया गया था, जबकि बोकारो जो है रूस के सहयोग से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना बना था। चलते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में कब? तो बताओगे छठी योजना में लाई गई थी। चलते हैं, अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देख लेते हैं प्यारे साथियों। नियंत्रण के आधार पर आप देख लेते हैं। नियंत्रण के आधार पर होता उदारवादी, फिर होता समाजवादी, फिर होता मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लाके पूछा जाए, भारत में जो है नियंत्रण के आधार पे कौन सी? तो आप बताओ मिश्रित। यहाँ पर समाजवादी तथा उदारवादी दोनों का, यानी प्राइवेट भी होता है और निजी, यानी प्राइवेट यानी निजी और समाजवादी की सरकारी, दोनों संस्थाएं साथ में कार्य करती हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विकास के आधार पर होता है अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। भारत किस में आता है? तो विकासशील में आता है। यानी ये यदि कहा जाए विकास के आधार पर भारत किस में आता है, तो बताओगे विकासशील में आता है। वैश्विक संबंधों के आधार पर कौन में है? तो बताओगे भारत खुली अर्थव्यवस्था ना कि बंद अर्थव्यवस्था में आता है। तो ये पूरी कैटेगरी आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब तीनों में अंतर हम कर लेते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है? नियंत्रण के आधार पर सभी को, एक हस्तक्षेप की नीति, निजी का स्वामित्व, यहाँ पर कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, यहाँ पर प्राइवेट संस्था का बोलबाला होता है, निजी स्वामित्व होता है। प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है, मांग और आपूर्ति के नियमों का आधार वितरण होता है। इसमें बाजार की शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, ये होता है उदारवादी। यहाँ पर प्राइवेट का बोलबाला बहुत ज़बरदस्त होता है। समाजवादी में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, बाजार की शक्तियों द्वारा मांग और आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे अनुपस्थित होते हैं, यहाँ सरकार के कंट्रोल में होता है। योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार जो है वितरण होता है। राज्य का कल्याणकारी भावना होता है, मतलब राज्य कहता है कि इसमें कोई की गरीब छूटे ना, और यहाँ पर लाभ को केंद्रित नहीं किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। संसाधनों पर राज्य व निजी दोनों पर स्वामित्व होता है। जैसे भारत में पता चला स्कूल सरकारी भी हैं और प्राइवेट दोनों होते हैं, हर चीज़ सरकारी प्राइवेट दोनों होते हैं। आप देखते हैं सड़कें सरकार भी बनाती है, प्राइवेट भी बनाते हैं, मतलब सब प्लॉटिंग सरकारें भी करती हैं और प्राइवेट संस्थाएं भी करती हैं। बाजार और गैर बाजार दोनों साथ की घटक करते हैं। मिश्रित मूल्य पद्धति होती है, निजी स्वामित्व का अवधारणा होता है। ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात होती है।
अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में और निजी क्षेत्र के बारे में, विभागीय उपक्रम और वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी, ये तीन होते हैं सार्वजनिक। और जबकि निजी वाले क्षेत्र में एकल होता है, साझेदारी, आपने देखा कि दो लोग पार्टनरशिप करके कोई चीज़ संस्था खोल लेते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में, सहकारी समिति के बारे में आपने सुना, बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में, और उसके बाद आती है संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में, जिसे निजी कंपनी होती है और सार्वजनिक कंपनी दो तरह की होती है। दोनों संयुक्त पूंजी जैसे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर कोई किसे पता चलता है 51% सरकार का है और 49% प्राइवेट संस्था, तो ऐसे भी होता है, तो आप इन सबको देख सकते हैं। चलिए अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर जान लेते हैं। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, सभी वस्तुएं पर कंपनी उपलब्ध कराती है। उद्देश्य का अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है प्राइवेट का। रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना, रोजगार और श्रमिक असुरक्षित होते हैं प्राइवेट में। चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है साथियों, तो आप इसका मतलब क्या होता है। मिश्रित, सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों अस्तित्व में होते हैं, उसे बोलता है मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है तो बताओगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब बात होती है प्यारे साथियों हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। हरित क्रांति 1966 से 67 में की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसी को क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे, नॉर्मन ई बोरलॉग को, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को। देखिए पीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो ये आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। और आपको बता सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, मक्का एवं चावल जैसे खाद्यान्न फसलों की भारी वृद्धि हुई। अब द्वितीय हरित क्रांति क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति में किसको उल्लेख किया गया, लाभान्वित जो क्षेत्र इससे छूट गए थे उसमें बीज, पानी और उर्वरक तकनीक विस्तार करना था। इसके लिए इसमें क्या क्या शामिल किया गया, देखिए द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालक, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन या शस्य उत्पादन का समाकलन किया। शस्य उत्पादन मतलब कृषि पर भी ध्यान दिया गया था। 2006 में विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का जो है आह्वान किया। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआती किसने की तो बताओगे, अब्दुल कलाम आजाद ने। हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों को चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया था। इनमें मोटे अनाज का उत्पादन पर बल दिया गया था। देखिए द्वितीय क्रांति में मोटे अनाज पर बल दिया गया था। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके अधिक उत्पादकता या गुणवत्तापूर्ण बीजों पर विकास पर ध्यान देगा था। चलते हैं द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई, देखिए टपकन सिंचाई या फव्वारा सिंचाई के बारे में बात की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब क्रांतियां क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों के बारे में बात करते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित तो आप बताओगे, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति किससे तो बताओगे, श्वेत। देखिए श्वेत दूध कैसा होता, सफेद या श्वेत होता, तो आपको दूध क्रांति सफेद। दूध ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तब भी आप बताएंगे दुग्ध से ही संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित तो आप बताओगे, तिलहन। देखिए तेल, आप जैसे कड़वा सरसों का तेल कभी आपने गए होंगे, निकलवाए होंगे, तो आपको पता है सरसों तेल क्या होता है, पीला। आप लाए भी होंगे तो पीला है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, किसी भी प्रकार का तेल हो। नीली क्रांति क्या होता है तो मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पानी में रहती है, पानी नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए मत्स्य को नीली उत्पादन कहा गया है। देखिए मांस काटने के बाद लाल दिखाई पड़ता है, टमाटर भी लाल, तो लाल क्रांति मांस और टमाटर से है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित तो सुनहरी क्रांति आप बताओगे फलों के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से है। भूरी या ग्रे क्रांति की उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति किससे, अंडा या मुर्गी पालन से है। जबकि ब्लैक क्रांति खनिज तेलों में आत्मनिर्भरता या कोयला क्रांति संबंधित है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी प्यारे साथियों, तो बने रहें आपके साथ।
वीडियो में। खाकी क्रांति किससे संबंधित की चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति है। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे तो बताओगे कपास से है। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे तो बताओ जूट से है। गोल्ड क्रांति तो बताओगे आलू से है। ग्रीन गोल्ड तो आप बताओगे चाय उत्पादन से है। चलते हैं हरित सोना क्रांति, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांस उत्पादन से हरित सोना क्रांति हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था तो बताओगे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत अभी देखो बात हो भी चुकी थी, लेकिन 1966 से 67 में। गोल्ड क्रांति किससे तो बताओ आटो उत्पादन से। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थी तो बताओगे इंदिरा गांधी थी। हरित क्रांति विश्व में कौन जनक है तो विश्व में अब नॉर्मल गोल्ड। भारत में कौन है तो भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन है। HYB कार्यक्रम हाई वेराइटी यील्डिंग, तो इसका उत्तर किसे तो नव कृषि नीति को कहा जाता है। चलते हैं गुलाबी क्रांति। देखिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित तो आप बताओगे प्याज उत्पादन से है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोलगार विश्व कहाँ पर थे तो आप बताओगे अमेरिका से थे। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ जो है उत्पादकता को बढ़ाना, फसल उत्पादकता को बढ़ाना। चलते हैं हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, तो गेहूं और चावल में सबसे अधिक उत्पादकता बढ़ी थी। और कहाँ पर सबसे अधिक हरित क्रांति का पंजाब, हरियाणा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये तीनों याद करके रखना है, उत्तर प्रदेश नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको याद करके रखना है, नहीं तो उत्तर प्रदेश पश्चिमी पूर्वी दोनों रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्रांति ने तिलहन उत्पादन में वृद्धि की तो बताओ पीली क्रांति ने जो तिलहन उत्पादन में वृद्धि किया था। भारत में हरित क्रांति का प्रणेता किसे तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ा था। चलते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं, प्यारे साथियों बने रहें। दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड किससे तो आप बताओ ऑपरेशन फ्लड की बात हो चुकी है, अभी किससे संबंधित दूध से संबंधित है। देखिए देख लेते हैं दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति भारत में शुरुआत कब 64 से 65 ईस्वी में हुआ। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के पहला चरण कब हुआ तो आप बताओगे 1970 से 78, 1978 से 1985, 1985 से 1995 तक हुआ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दुग्ध व्यवसाय के संबंधित प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर तो बताओ करनाल में है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ पर तो बताओ मेहसाना गुजरात में है। चलते हैं अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट विशेष नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर तो आप बताओगे विकसित क्लोन कौन सी तो समरूपा कहाँ समरूपा। और आपको बताएंगे ये कब समरूपा तो 6 जनवरी सन 2009 को जन्मी विश्व की भैंस की प्रथम क्लोन थी जो मात्र 6 से 7 दिन तक ही जीवित रही समरूपा। गरिमा क्या थी तो गरिमा एक जो है ये भी क्लोन प्रथम क्लोन भैंस थी। गरिमा की भैंस की नहीं गाय की थी, बछिया थी ठीक है हाँ भैंस की है ठीक है। प्रथम क्लोन में 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही, 2009 में जन्मी। और वही दूसरी गरिमा सेकंड जो है जन्मी भैंस की क्लोन थी 2010 में। और महिमा 25 जनवरी 2013 में जन्मी विश्व की दूसरी क्लोन कौन थी गरिमा सेकंड ने इसे जन्म दिया था। चलते हैं महिमा को किसने जन्म दिया तो बताओगे गरिमा ने जन्म दिया था। पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2013 में जन्मी क्लोन है जो 25 सितंबर 2013 तक जीवित रही। ज़्यादा दिन तक कोई भी जीवित नहीं रही पूरी जीवन काल तक। लालिमा देखिए 2 मई 2014 में जन्मी मुर्रा भैंस की क्लोन है। स्वरूपा जो है जन्मी भैंस की क्लोन है। हिसार गौरव देखिए ये इंपॉर्टेंट विशेष सभी देखना। अब चलते हैं आगे। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध किससे था दुग्ध आपूर्ति से संबंधित था। पहला किससे था उत्पादन से संबंधित था। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। दुग्ध उत्पादन के श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता तो वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना था श्वेत क्रांति को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में लागू हुआ तो आप बताओगे 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन देखभाल दूध की खरीद दूध के विकसित करने के लिए डेयरी फार्मिंग शुरू किया गया था। चलते हैं
अब बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस वाइज ही चल रहा है। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक की कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। कब? 1949 में। चलते हैं, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। 1955 में किसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो आप बताओगे एसबीआई का। अब चलते हैं वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण आप देख लेते हैं। कब हुआ था प्रथम चरण? तो 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया था। कौन कौन से बैंक? आप 14 बैंकों का लिस्ट देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये पहली बार जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये कब किया गया था? 1969 में किया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय चरण जो हुआ। द्वितीय चरण में कितने बैंक? तो 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये विजय बैंक। 6 बैंकों का 1980 में, और दोनों किसके कार्यकाल में हुए? तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही दोनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। द्वितीय राष्ट्रीयकरण भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वीडियो में बने रहें पूरा। यदि आपने क्लिक किया है और आए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं। सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सुदृढ़ बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बैंक के सुधार में बात की गई थी। एक अच्छा बैंक है, उसके साथ एक गिरा बैंक यानी कि जो कर्जे में डूबा, उसको नहीं उसके साथ जोड़ा जाना है, क्योंकि उसका प्रभाव जो है जो अच्छी खासी बैंक चली उसमें उस पर पड़ेगा। देश के कतिपय बड़े बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया गया। जो कमजोर बैंक हैं उनको नैरो बैंकिंग की संज्ञा दे दी गई है। बैंकों को स्वयं ब्याज दरें तय करने की छूट दी गई। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान को रोक दिया जाए, जिससे बैंकों में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कमी लाई जा सकती है। यानी ऋण दान जो किया जा रहा था कि प्राथमिक क्षेत्र में कि यार आपका ऋण माफ़ कर दिया जाएगा, जिससे तो इससे क्या होता है कि एनपीए बढ़ता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बैंकों के प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो। कहा गया प्रत्येक वयस्क का एक खाता होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के अलग अलग बैंक हो, सबके लिए अलग अलग बैंक हो, ये बात कही गई थी। अब भारतीय में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुआ, जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, देखिए सबकी जरूरत नहीं है बैंक, इसमें आप देखना चाहें तो देख लो इलाहाबाद का जरूरी, इसमें बैंक ऑफ इलाहाबाद का 1865 में, अवध कमर्शियल बैंक का 1861 में आप देखना चाहें, चलिए मैं दिखा देता हूँ। इंपीरियल बैंक आप देख लें 1921 में। एसबीआई बैंक क्या पहले इंपीरियल बैंक हुआ करता था, 1921 में हुआ था। और भारतीय स्टेट बैंक का बना 1955 में बना था। आईडीबीआई 64 में बना था। चलते हैं आईसीआईसीआई 1994 में, एचडीएफसी 1994 में, और एक्सिस बैंक क्या है 1993 में। ये बहुत लास्ट में आए हुए बैंक हैं। अब चलते हैं केंद्रीय बैंकों के बारे में जान लेते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक पहले भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों बैंक कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक आते हैं और गैर अनुसूचित बैंक आते हैं। अनुसूचित बैंक कौन कौन से हैं? तो विदेशी बैंक भी अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, ये सब किसके? अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आते हैं। जबकि गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत सहकारी बैंक आपने सुना होगा, वो शहरी सहकारी और ग्रामीण सहकारी दोनों अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद करके ना, केवल सहकारी बैंक को छोड़ दिया जाए और सभी क्या है अनुसूचित बैंक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। चलते हैं अब आगे बात होती है। देखिए बहुत कम बचा हुआ, 10 पेज में से 7 चुके हैं हम सब।
भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रस्तुत किया था? तो आईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं पेशकश की थी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके क्या नाम दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था इंपीरियल बैंक को। चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य बैंकों को एक दूसरे राष्ट्रीयकरणों में राष्ट्रीयकृत 6 बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप बताओगे 1980 में। कितने बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे? तो 6 बैंक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था पहली बार? तो आप बताओगे 1969 में इंदिरा गांधी ने किया था। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति शामिल है? तो अग्रिम तथा निवेश दोनों परिसंपत्ति शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अध्यक्ष का चयन कौन? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि ग्रामीण विकास का प्रोत्साहित करता है? तो नाबार्ड बैंक जो है कृषि को प्रोत्साहित करता है। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? कर परिवर्तन नहीं है। चलते अब बात करते हैं आगे। चलते इधर भी देख लें। अगर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष रहा तो जुलाई से जून रहता है। अब चाहे जब कहते हैं जुलाई जून ही चलता है इसका। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों को सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन? तो आरबीआई ही होता है। भारत में विदेशी विनिमय का संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बताओ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आरबीआई ही करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट छापने का अधिकार है 10,000 तक का। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक की किस ब्याज दर पर व्यापारिक उधार देता है? तो उलट रेपो दर यानी रिवर्स, यहाँ उलट की जगह रिवर्स रेपो रेट हो तो ज़्यादा करेक्ट है। चलते हैं अब बात कर लेते हैं। अब बात होती 1991 के आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में बात। 91 के बाद जो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ उसके बारे में जो है बात करने जा रहे हैं। मेरे साथियों बने रहें। अब चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन 1990-91 भारत में आर्थिक स्थिति के बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया गया था। इसीलिए नई जो है आर्थिक नीति सुधार नीति लाई गई थी। विदेशी व्यापार घाटा जो है बढ़ता जा रहा था। मुद्रा भंडार तेजी से क्या हो रहा था? कम हो रहा था। 1990-91 भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय सुविधा के रूप में बहुत बड़ी धनराशि उधार लिया हुआ था। इसीलिए उदारीकरण लाना पड़ा। अल्पकालीन विदेशी ऋणों का भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन सोना जो है किसके पास रखना पड़ा? तो आप बताओगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखना पड़ा था उस समय विदेशी ऋण के भुगतान के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था जिसकी दर 12% हो गई। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों का वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई। ये सब इतनी स्थितियाँ पैदा बताई। हमको 47 टन सोना रखना पड़ा था गिरवी के तौर पे। अब देखिए आर्थिक सुधार उस समय क्या है तो इसको देख लेते हैं। सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया, यानी उद्योग में जो है पहले तो सरकार ही कार्य करती थी, अब प्राइवेट को भी दे दिया गया। उद्योगों का निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया गया। उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को समाप्त कर दिया। हर जगह लाइसेंस की जरूरत पड़ती, लाइसेंस नीति को समाप्त कर दिया गया था। आयात निर्यात को उदार बनाते हुए वस्तुओं का आयात शुल्क में कमी लाई गई, जिसके कारण से औद्योगिक विकास के आवश्यक कच्चे माल का निर्यात करना आसान हो गया। चलते हैं और भी क्या क्या किए गए। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था। ये पिछले पार्ट में ही बताना उसका ही पार्ट था। देश में आर्थिक स्थिति के सुधार की संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विकास बैंक बहुत अधिक ऋण प्राप्त किया। चलते हैं राष्ट्र में बैंकिंग प्रणाली की संरचना में सुधार की बात की गई है। सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या था? एलपीजी जिसे कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए का जनक जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। एलपीजी आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। एलपीजी नीति के मुख्य बिंदु कौन कौन से? विदेशी तकनीकी समझौता,
MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन करना, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ करना, मुद्रास्फीति का निर्मूलन करना, कर को सुधार करना, वित्तीय सुधार करना, लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति कर दिया गया। हर जगह आपको लाइसेंस लेने की जो थी वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। अब बात करिए आर्थिक सुधार कौन कौन से थे, तो अब देखिए आर्थिक सुधार का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब इन सबको देख लेते हैं। प्रथम चरण में क्या हुआ, 1991 औद्योगिक सुधार किए गए। द्वितीय चरण में क्या हुआ, राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, व्यापार सुधार, निवेश सुधार। और तृतीय चरण में क्या किया गया, कर सुधार किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इसके। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं। उन्नीस में उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से मौजूदा अधिक समस्याओं के संबंधित किया। औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था, इसमें ज़्यादा सुधार किया गया था। भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर, यानी विश्व अर्थव्यवस्था की तरफ जो है उन्मुख है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई, तो 1991 में लाई गई थी। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। अब ये चीज़ जो इस तरह हम देखते हैं, बाद में हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी देखते हैं, परेशान न हो। इन सब की अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म भी लास्ट में मिलेगी आपको। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुआ, ये देख लेते हैं। अभी तक हमसे 1991 में देखा। अब कृषि सुधार के बारे में बात कर लेते हैं 14 के बाद। देखिए राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम ई नाम लाई गई। ई नाम क्या था ये, तो इसके तहत खोज सुनिश्चित करके पारदर्शिता प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मीडिया मंडियों में क्रांति लाने के लिए जो है नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ई नाम क्या है, एक मंडी का ही स्वरूप है, जो कहते हैं कि ऑनलाइन रहेगी हर चीज़ें, उसका रेट वगैरह सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं। कृषि उपज एवं पशुधन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पशुधन विपणन संवर्धन और सरलीकरण 2017 था। यह ई व्यापार सब यार्ड के रूप में गोदामों, शीत भंडारण मतलब जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके लिए मंडी शुल्क, कमीशन, प्रभार, तर्कसंकर बनाना, कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधार शामिल करना। अब मंडियां निजी भी होंगी, पहले सरकारी मंडी ही हुआ करती थी, अब मंडी प्राइवेट भी खोले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है। पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना क्या है, सरकार इसके तहत किसान अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदारी को ध्यान रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1918 में समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया था। यही है पीएम आशा योजना। पीएम किसान योजना के तहत क्या, पीएम किसान योजना 24 फरवरी को शुरुआत किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, इसको सरकार जो है हर फसल के लिए कितना 2-2 हज़ार रुपये देती है, वही पीएम किसान योजना है। चलते हैं, राष्ट्रीय किसान मिशन सन 2014 में शुरू किया गया था। समेकित बागवानी किसान मिशन MIDH के तहत जो है 2015-16 में जारी किया गया था। इसमें क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी पॉलिसी इसमें शामिल किया था। फार्म जल प्रबंधन सुधार की बात की गई थी। अब जलवायु परिवर्तन सतत कृषि निगरानी मॉडलिंग नेटवर्किंग शुरू की गई। इसके बारे में पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलते हैं MSP के बारे में बात करते हैं। न्यूनतम समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की बात कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपजों के मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के रूप में कृषि उत्पादकों को प्रदान किया जाता है। यानी आप जानते हैं कि MSP जहाँ पड़ा था नहीं 10 रुपये पड़ा है, तो 10 रुपये से आप कम में किसी वस्तु को बेच नहीं सकते हैं या ना खरीद सकते हैं। तो आप देखिए सरकार ने 20 रुपये गेहूँ का मूल्य तय कर दिया, तो 20 रुपये में बिकेगा, तो नहीं तो वैसे हो सकता है इससे ज़्यादा गिर जाता। तो ये MSP का फायदा है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों के संबंधित मंत्रिमंडल द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP की अनुशंसा के आधार पर फसलों की बुआई के सत्र के आरंभ होते न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। चलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा। वर्तमान में सरकार कुल कितने फसलों पर MSP देती है? 23 फसलों पर। वैसे देखा जाए तो वर्ष में 2 बार जो है, एक रबी
का फसल, एक खरीफ की फसल, 2 बार जो है निर्धारित की जाती है। 7 अनाज, 5 दलहन और 7 जो है तिलहन और 4 नकदी फसल के लिए जो है एमएसपी दी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसमें, अभी वन लाइनर के फॉर्म में भी देखेंगे। वर्ष 1950 से 51 में भारत में कार्यशील जनसंख्या पॉपुलेशन 69.5 भाग जो है कृषि संबंधित क्षेत्रों पर जुड़ी थी, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार आधार पर क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 54.6% संलग्न है। अभी देखिए 74 से 54% जो अभी भी कृषि पे लगी हुई है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों का 1919 से 1919 और 20 से देश में जीबीए के योगदान, कुल जीबीए यानी सकल मूल्य वर्धन के रूप में लगभग 17.8 बराबर है, और इसके 20-21 में 19 पॉइंट रहने, मतलब कृषि का योगदान 19% रहने का अनुमान है, कह सकते हैं पूरे जीव सकल मूल्य वर्धन में। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1942 से 43 में प्रारंभ किया। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से? तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए किया गया था। भारत में सकल घरेलू उत्पाद 1919 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान है? तो बताएंगे 15.5%। पूरे सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 15% का ही कृषि का योगदान है। विशेष कृषि क्षेत्र में, जबकि यहाँ पर लगे अभी भी 54-55% लोग हैं। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो बताओ कि जोन, तो बताओ उत्तराखंड। भारत में कृषि विपणन के दोषों में से एक ने अनुकूल मंडी जो है इसका दोष नहीं है। भारत में कई केंद्रीय सहकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं। कौन सा संगठन है? तो भारत कृषि, ये क्वेश्चन आया रहा होगा, उसमें से ऑप्शन के थ्रू दिया गया है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACLP होता है। चलते हैं, भारत में खाद्य निगम की स्थापना कब? 14 जनवरी 1965 में की गई थी। चलते हैं, आयकर लगाया जाता है किसके? राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। कृषि विपणन आधारभूत संरचना कब प्रभावी हुई? तो अप्रैल 2014 में अप्रैल से। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। चलते हैं, क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार का स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका नाम एग्री उड़ान है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 31 मई 2019 को कितने रुपए को दिए जाते हैं? तो बताओ 6,000 दिए जाते हैं। चलते हैं, 2-2 हज़ार करके 3 बार में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो 14 से 15 में जो है कृषि वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही। ई नाम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू किया गया था, सन 2016 में लागू किया गया था। कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो पेंशन तथा बीमा लाभ उत्पन्न कराती है। कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीब किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन शामिल नहीं है, तो तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन कार्यों को लागू करना का उद्देश्य कौन सी संस्था है? तो बताओ कि नेफेड है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पैसा क्यों। अब बताइए एयरलाइंस, 1 मिनट, चलते हैं। अब ढांचा का सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। ढांचा का सुधार कौन कौन से हैं? एक है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना कौन कौन से आ जाते हैं? सामाजिक आर्थिक संरचना और आर्थिक आधारभूत संरचना, दोनों में। सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आधारभूत, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाएं, ये सब जो हैं सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना में आ जाते हैं। फिर ऊर्जा, परिवहन, सड़क, पत्तन, एयरपोर्ट, रेलवे, धनापूर्ति एवं बैंक एवं वित्तीय सेवाएं क्या हो जाती हैं, ये आर्थिक आधारभूत संरचना में आ जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जीडीपी ग्रोथ के मामले में। देखिए 14 के बाद कहा गया है 14 से 19 के बीच जीडीपी में 7.5 वृद्धि दर रही। 2009 से 14 के बीच में
कितना 6.6 वृद्धि दर रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14 के बाद जो है 5.35% की गिरावट आई। सरकार ने इसके लिए नए सुधार रेखांकित किए जिसमें जीडीपी पर सीधा असर पड़ा। अब चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। एयरलाइंस में देखिए 2014 से पहले 9.20% यात्रियों की वृद्धि हुई, जबकि 2014 के बाद 15.25% की वृद्धि दर हुई। प्रत्यक्ष संग्रहण जो है इसमें देखिए कितना बढ़ा, महंगाई कितना बढ़ी, ये सब चीज़ें आवास एवं सुविधाओं के क्षेत्र में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के प्रभाव में आया। 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो तेजी से पूरा होने को है। स्वास्थ्य सेवा संरचना विस्तार के अंतर्गत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 1920 के तहत जारी स्वीकृति कैबिनेट में दी गई थी। आप इसमें देखिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करें। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 19 शुरू की गई थी। इसमें 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। चलते हैं शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल के बच्चों की शिक्षा का अधिकार जो है दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नई शिक्षा नीति कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप में दिया गया? तो 3 साल से 18 साल के तक के बच्चों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया? 31 मार्च तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। चलते हैं भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया था। अब श्रम सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो आप बताओगे 1 फरवरी 1919 को की गई थी। योजना का शुरुआत कब की गई? तो 15 फरवरी 1919 को की गई थी, लगभग 1.5 महीना बाद। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो होंगे, पेंशन राशि 3,000 रुपये प्रतिमाह की बात, लेकिन अब मिलता नहीं है। जमा की जाने वाली राशि 55 रुपये से, अच्छा हाँ, इसमें जमा करेंगे तब मिलेगा। जमा की जाने राशि 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिमाह आप जमा कर सकते हैं। इसमें मिनिमम मूल्य 18 से 40 वर्ष है। चलते हैं श्रम विधेयक, लेबर कोड बिल 2002 क्या था इसमें? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इसमें शामिल किए गए थे, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात की गई थी इसमें। अब बात करते हैं इन तीनों बिलों के पास होने के बाद नए श्रमिक कानून में देश के संगठित असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इन सब के बारे में जानेंगे। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों को हेल्थ चेकअप का अनिवार्य किया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया, लेकिन हो कहीं कुछ नहीं रहा है, आप भी जानते हैं। अब लास्ट में चल रहा है। अब आर्थिक सुधार, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। भारत में सामाजिक सुरक्षा की नीतियों को सुधार लाकर समावेशी विकास हेतु प्रयास की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में 10% औसत गति से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हुई है। मतलब कीमत बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, समझ लीजिए, कह सकते हैं। आर्थिक सुधार के लिए 2014 के बाद सरकार ने कई आर्थिक नीतियाँ लाई, जैसे 2014 में 1, 15 में 1 और 17 में 1 लाई, और 16 में 6 आर्थिक नीतियाँ घोषित की गई थी। कई प्रमुख आर्थिक नीतियाँ अब बहुमुखी आधार, जब इसके बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें बैंक खाते खोले गए थे। मध्यस्थता सुलह अधिनियम, इस कानून के तहत वाणिज्यिक मध्यस्थता के सुधार की बात की गई थी। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत ऊर्जा क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्रों के गतिरोध को कम करना था। बेनामी लेन देन यानी निषेध अधिनियम लाया गया था 16 में। अब इस पूरा देखते विमुद्रीकरण भी इसी 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तत्कालीन सरकार ने 24-25 तक भारत में 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। 2009 से 14 के बीच जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% रही। वर्तमान प्रत्यक्ष संग्रहण की वृद्धि कितनी? 16.85 है।
अब जीएसटी के बारे में बात है। जीएसटी आपके सिलेबस में है। जीएसटी किस प्रकार का कर? तो अप्रत्यक्ष व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संवर्धित मूल्य पर लागू होती है। गंतव्य आधारित कर है मतलब जहाँ जाएगा वहीं पर कर लगाया जाएगा। ये नहीं कि पता चले उत्तर प्रदेश में भी लगे, मध्य प्रदेश डबल कर लग जाए। तो चलते हैं, बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी। सीजीएसटी केंद्र द्वारा लगाया जाता है। कौन सा? सीजीएसटी। केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। और एसजीएसटी जो है स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। यह जाने वाला कर है। सीजीएसटी केंद्र, देखिए सेंट्रल आप याद कर सकते हो, एसजीएसटी स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। चलते हैं, अब बात होती है समेकित जीएसटी क्या है। समेकित जीएसटी या इसे आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति के केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। यानी जो बहु राज्य, यानी कि जब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कोई व्यापार करेगा तो वहाँ आईजीएसटी लगेगा। और कौन लगाएगा? तो आप बताओगे केंद्र सरकार लगाएगी। बाद में बंटवारा होगा। हालांकि जीएसटी के 4 स्लैब कौन कौन से? 5 हैं, 12% है, 18% है और 28% है। जीएसटी 2014 में केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। जीएसटी किसके? केलकर समिति पर। केंद्रीय स्तर पर निम्न करों को जीएसटी सम्मिलित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी काउंटर बिलिंग शुल्क, और उसके बाद आता है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार उपकर शुल्क। ये सब किसके? जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए गए थे। और उसके बाद देखते हैं राज्य स्तर पर निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से? राज्य मूल और संवर्धित यानी बिक्री कर, मनोरंजन शुल्क जो है ये भी जो है किसके अंतर्गत आते? जीएसटी के अंतर्गत आ गए। चलते हैं, केंद्रीय बिक्री कर भी जो है जीएसटी में। चुंगी कर, क्रय कर, विलासिता कर, सट्टेबाजी या लॉटरी, ये सब किसके अंतर्गत? अल्कोहल, ये सब जो है किसके अंतर्गत आए। और आप आगे बात करते हैं अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, डीजल, जेट इंजन, प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। किसे? देखो कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, पेट्रोल, इन सबको जो है जीएसटी, सरकार ने कुछ वस्तुओं को जीएसटी से को कम किया और 0% कर दिया। जैसे इसेंशियल, जैसे खाद्य पदार्थों में से गेहूँ, आटा, इन सबको जो है जो खुले हैं, ये पैकेट नहीं, खुले वस्तुओं पे क्या करते हैं? 0%। जीएसटी परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ का वित्त मंत्री यानी राजस्व वित्त मंत्री या निरीक्षक के रूप में संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्यों सरकार के द्वारा नामित किया गया निरीक्षक मंत्री एवं अन्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन? तो आप बताइए, यानी केंद्र का मंत्री होता है, फिर राजस्व का वित्त निरीक्षक होता है, फिर राज्य संघ का राज्य मंत्री होता है, राज्य सरकारों का वित्त मंत्री, इतने लोग इसमें शामिल होते हैं जीएसटी परिषद में। जीएसटी परिषद में मतदान के 3/4 बहुमत द्वारा जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं। कुल मत का 1/3 केंद्र व 2/3 राज्यों द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें राज्यों को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जीएसटी परिषद प्रत्येक राज्य एक ही मत होता है, चाहे उनकी जनसंख्या कितनी क्यों ना हो। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशों परिषद द्वारा की जाती है, जैसे जीएसटी सम्मिलित होने पर सेस, अधिभार और जीएसटी में शामिल वस्तुएं, सेवाएं इत्यादि हैं। चलते हैं संविधान के संशोधन के बारे में बात करते हैं। जीएसटी के संशोधन के द्वारा 101वें संशोधन द्वारा जो है लाया गया था। 1 जुलाई सन 2017 में जीएसटी लागू हुई थी पूरे देश में। अब बात करते हैं भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। सबसे पहले किसने? असम ने जीएसटी लागू किया था। वस्तु एवं सेवा कर कितने घटकों को विभाजित किया गया? तो बताओ 3 घटकों में विभाजित किया गया है। कौन से? तो बताओगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई व्यवस्था का उच्चतम स्लैब क्या है? तो बताओगे 28%। वस्तु एवं सेवा कर कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन? 101वें संविधान। किस प्रकार का कर है? तो बताओगे अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय वस्तु की सेवा को कर को जमा किया जाता है, केंद्र सरकार के खातों में जमा किया जाता है, सेंट्रल। और यस जीएसटी का राज्य के पास जमा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। राज्य द्वारा लगाए गए करों को कहा जाता है राज्य वस्तु सेवा, यानी कि यस जीएसटी कहा जाता है। केंद्र द्वारा लगाए गए करों को सीजीएसटी कहा जाता है। इसकी बड़ी चर्चा देखिए वीडियो में हुई है। जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है
मदिरा पेट्रोलियम उत्पाद को यानी कि डीजल पेट्रोल को भी रखा गया और शराब को भी बाहर रखा गया है। चलते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।